नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विषय है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान नाम से ही विदित है, दो शब्दों से मिलकर बना है, गृह तथा विज्ञान। यहाँ पर गृह का अर्थ हो जाता है घर से और विज्ञान का अर्थ है व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अध्ययन। यानी कि गृह विज्ञान, गृह तथा विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। सामान्य रूप से गृह विज्ञान का अर्थ घर से संबंधित सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन है। गृह विज्ञान में सुव्यवस्थित एवं उचित ढंग से गृह तथा परिवार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के विधियों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जहाँ पर घर से संबंधित विभिन्न कार्यशैलियों का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, जिसको हम गृह विज्ञान कहते हैं। आदिकाल से ही मनुष्य अपने परिजनों के लिए किसी न किसी रूप में आवास की व्यवस्था करता रहा है। पहले वो भले पहाड़ों में रहता हो या फिर उसके बाद गुफाओं में रहने लगा हो या फिर छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा हो। ये सब मनुष्य अपने परिवार के सदस्यों को सुरक्षित रखने के लिए ही बनाया करते थे। उस समय सुरक्षा की आवश्यकता मनुष्य को धूप से, वर्षा से, ठंड से आदि से बचने के लिए और इसके अलावा जंगली जानवरों से सुरक्षित रहने के लिए भी पड़ता था। यानी कि आदिकाल में मनुष्य के लिए गृह, यानी कि घर का मतलब गृह से था, जिसका रूप छोटा सा माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ और सभ्यता का विकास हुआ, उसी तरीके से उसके गृह यानी कि घर के रूप में भी परिवर्तन आया और घर को भी उसने व्यवस्थित रूप से बनाया। आज व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के स्थायी निवास के स्थान को गृह कहता है। यानी कि हमारे स्थायी निवास को हम गृह कहते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की सुविधाजनक वस्तुएं और जीवन यापन में सहायता के लिए हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य और सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है। घर एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर मनुष्य अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करता है। यानी कि गृह विज्ञान के अंतर्गत हम घर में या फिर घर से संबंधित प्रत्येक क्रियाओं के बारे में भी अध्ययन करते हैं। इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि गृह विज्ञान विषय किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो गृह विज्ञान विषय जो 4 तत्वों से मिलकर बने हुए वे तत्व हैं: घर परिवार का बहुमुखी विकास, नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। यानी कि हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे एक मनुष्य के शरीर को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की जैसे मांसपेशियां, हड्डियां और पानी और खून की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से गृह विज्ञान जो विषय है उसको बनने के लिए इन 4 तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान है। घर परिवार का बहुमुखी विकास या गृह विज्ञान का प्रथम तत्व है घर परिवार का बहुमुखी विकास। इसका मतलब है घर में उपस्थित प्रत्येक सदस्य, चाहे वह छोटा बच्चा हो जिसको सबके केयर की आवश्यकता होती है, या फिर वो हम पे आश्रित रहता है, या फिर घर का बहुत बुजुर्ग आदमी भी वो हम पे आश्रित रहता है, उनका भी बहुपक्षीय विकास, या फिर घर में एक सबल सदस्य यानी कि जो सब कुछ करता है उसका भी विकास गृह विज्ञान के प्रथम तत्व के अंतर्गत आता है। यानी कि परिवार में उपस्थित प्रत्येक सदस्यों का बहुमुखी विकास गृह विज्ञान का प्रथम तत्व है। द्वितीय तत्व के रूप में आता है नियोजन। नियोजन मतलब जिस कार्य को प्रारंभ करने के लिए और प्रारंभ करने से लेकर खत्म करने तक के लिए जो हम पहले से कार्य योजना बनाते हैं उसको हम कहते हैं नियोजन। लेकिन जब कार्य का नियोजन तभी किया जा सकता है जब हमें पता हो कि हमें कौन सा कार्य करना है। हमें अपने कार्य के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो हम अपने कार्य का नियोजन नहीं कर सकते हैं। अतः अपने कार्य की योजना तभी बन सकती है जब हमें कार्य की संपूर्ण जानकारी होती है। अगर योजना पहले से बनाई जाती है तो लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है और उस कार्य को हम कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। गृह विज्ञान के तत्व के रूप में तीसरा तत्व आता है नियंत्रण। घर परिवार से संबंधित कार्यों की योजना बनाने के उपरांत सभी योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित करना आवश्यक होता है, और जब हम उस योजनाओं को कार्य रूप में परिवर्तित कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे कार्यों में एक तरीके से नियंत्रण होना जरूरी होता है।
नहीं तो हम जो कार्य कर रहे हैं उससे विचलित होकर हम दूसरे कार्य को करने लग जाते हैं। या फिर जैसे हम घर से निकलते हैं किसी आवश्यक वस्तु को खरीदने के लिए, जैसे आवश्यक वस्तु के रूप में हमें घर में खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है तो खाद्य पदार्थ लेने चले गए, लेकिन हमें जैसे बाज़ार पहुँचे वहाँ पे हमें कोई अपनी पसंद की चीज़ मिल गई जो उस समय बहुत आवश्यक नहीं है, जैसे बच्चों के लिए अच्छे खिलौने या फिर पहनने के लिए अच्छे कपड़े, और हमने वो मार्केट से उठा लिया। और उसके बाद जो खाद्य सामग्री हमने खरीदनी थी उसके लिए जो हमारे पास पैसे थे वो उन चीज़ों को खरीदने के लिए वेस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो खाद्य सामग्री घर में नहीं पहुंच पाती। इसका मतलब जो कार्य हमने करना है उस कार्य में हमारा नियंत्रण नहीं रहा और उससे हमारी कार्य योजना भी विफल हो जाती है। तो नियंत्रण होना हमारे कार्य में ज़रूरी है। और लास्ट और चौथा हमारा तत्व है मूल्यांकन। किसी भी कार्य को करने के बाद उस कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। कार्य को प्रारंभ करने के बाद उसका मूल्यांकन नहीं होता है। कार्य की समाप्ति के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है, या फिर कार्य के एक चरण के बाद या दूसरे चरण के बाद भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ये अन्यथा कार्य की समाप्ति के बाद ही मूल्यांकन होता है। जैसे प्रत्येक बच्चा इसको अच्छी तरीके से समझ सकता है। जैसे क्लासेस में आपकी पढ़ाई होती है और पढ़ाने के बाद आपकी परीक्षाएं ली जाती हैं। उन परीक्षाओं के माध्यम से जो आपने लिखा है या फिर आपने जो प्रयोगात्मक कार्य किया है उस कार्यों के माध्यम से हमें यह समझने को प्राप्त होता है कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया बच्चा है उसको क्या क्या समझ में आया। यानी कि परीक्षा ही आपके मूल्यांकन की वजह बनती है। और इसके अलावा जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसी कार्य को दोबारा कर रहे हैं, जैसे कि प्रथम मासिक परीक्षा आपकी होती है और उसका मूल्यांकन नहीं होता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर आया या फिर आपके मूल्यांकन के बाद कितना नंबर आया और कौन से क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आया। लेकिन जब मूल्यांकन हो चुका है और आपको पता चला है कि आपके नंबर कम आने के कारण क्या है या फिर आपके किसी भी कार्य की विफलता के कारण क्या है, तो उन कारणों को आप दोबारा कार्य जब प्रारंभ करोगे उन कारणों को बीच में आने नहीं दोगे। तो कार्य के अंत में मूल्यांकन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कार्य ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब हम दोबारा उस कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वो कारक हमारे बीच में बाधा नहीं बनती है। तो मूल्यांकन लास्ट आपका गृह विज्ञान के तत्व है। अब आते हैं हम गृह विज्ञान विषय की प्रकृति के बारे में, यानी उसकी प्रकृति कैसी है, उसमें किन किन विषयों के अंशों का समावेश है, और इसकी प्रकृति को ही हम इसके क्षेत्र के रूप में भी ले लेंगे। यानी कि हम ये गृह विज्ञान की जो प्रकृति होगी वो उसके क्षेत्र को भी दर्शाता है कि ये किस किस क्षेत्र तक फैला हुआ है। गृह विज्ञान विषय को हम कला के रूप में भी लेते हैं और विज्ञान के रूप में भी लेते हैं। आपका हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि गृह विज्ञान विषय क्या है, यह विषय एक कला है या फिर ये विषय एक विज्ञान है। इसका आंसर ये है कि गृह विज्ञान विषय कला और विज्ञान दोनों ही है, यानी कि ये कला की ओर भी समर्पित है और विज्ञान की ओर भी समर्पित है, क्योंकि इसका जो गृह विज्ञान में कला विषय आता है उसका एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, और इसके अलावा जो विज्ञान विषय के अंतर्गत जो कुछ टॉपिक्स आते हैं वो भी गृह विज्ञान के अंतर्गत आपका आता है। तो ये विषय संपूर्ण रूप से कला और विज्ञान दोनों ही सिद्ध होते हैं। ये विज्ञान संपूर्ण घरेलू जीवन को उत्तम बनाने के लिए एक सहायक विषय के रूप में जन्म हुआ है इसका। इस स्थिति में गृह विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विशिष्ट न होकर सामान्य ही रहता है। वास्तव में गृह विज्ञान विषय में उन समस्त सामाजिक तथा वैज्ञानिक विषयों के उन अंशों को सम्मिलित किया गया है जो घर परिवार संबंधी समस्याओं के समाधान तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। इसीलिए गृह विज्ञान विषय को कला और विज्ञान दोनों ही
रूपों में लिया गया है। जब बच्चे अच्छे से जानते हैं, जब गृह विज्ञान आपको पढ़ाया जाता है तो इन विषयों का आपके जो सिलेबस में आप देखते हो ये समस्त विषय आपको उपलब्ध होते हैं। सबसे पहले इसे हम गृह प्रबंध के रूप में जानते हैं। गृह प्रबंध जो गृह विज्ञान के अंतर्गत सीखा जाता है वो कला के रूप में आता है। यानी कि जब हम किसी विषय के बारे में कुछ प्रबंध करते हैं तो उसके लिए हम कलात्मक रूप का होना जरूरी है। प्रबंध मतलब एक प्रबंध करना, व्यवस्था करना। और गृह कला घर में आने वाले प्रत्येक कार्य को कलात्मक रूप से उसको पूरा करना गृह कला के अंतर्गत आता है। क्योंकि मनुष्य व्यवस्था के साथ साथ सौंदर्य भी चाहता है। यानी कि आप लोग जो जब घर में रहते हैं, हम ऐसे बिना मुंह धोए या फिर बाल बनाए इस तरीके से रहते हैं। जब लेकिन आप बाहर जाते हो तो अपने आप को आप सुंदर शो करना चाहते हो, उसके लिए आप मुंह धो के, क्रीम लगा के, बाल बना के या फिर अच्छे कपड़े तैयार होके जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य सौंदर्य भी चाहता है, व्यवस्था के साथ साथ क्या चाहता है, सौंदर्य भी चाहता है। जिस प्रकार मनुष्य अपने आप को जहाँ भी जाओ सुंदर प्रतीत होना चाहता है, उसी तरीके से जो हमारा घर है उसको भी हमें कलात्मक रूप से सुंदर बनाए रखना चाहिए, या फिर घर से संबंधित विभिन्न कार्यों को कलात्मक रूप से पूरा करना चाहिए। इसके अंतर्गत इसका गृह सज्जा भी आता है। गृह सज्जा और गृह कला लगभग एक ही है। गृह सज्जा के अंतर्गत अगर हम घर को कितना भी अच्छा सजाए लेकिन हमारा कलात्मक पक्ष उतना अच्छा नहीं है तो हम घर को अच्छे से नहीं सजा पाएंगे। तो उसके लिए कलात्मक पक्ष का होना भी ज़रूरी है। और आप लोग बच्चों, आप लोग को पता ही होगा, सबसे लास्ट है पाक कला। आजकल आप लोग घर में बैठे हो तो पाक कला की और विशेष ध्यान होगा आप लोगों का, यानी कि खाने पीने में बहुत ध्यान होगा। स्कूल जब होते हो आप लोग तो स्कूल में ज़्यादा खाने का आपको टाइम नहीं मिलता है, तो घर में तो थोड़ी सी भी आप फ्री हो तो आपका ये ध्यान में ये खाने का मन हो रहा है, या फिर आपके मन में खुद ये होगा कि ये देख लो और हम सीख ले खाना बनाना, और जो पसंद की चीज़ है वो बनाकर हम तुरंत खा लें। तो लेकिन बनाने के लिए आपको आना भी ज़रूरी है। तो गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको पाक कला की जानकारी भी दी जाती है। पाक कला का मतलब सिर्फ खाने को पकाना ही नहीं है, खाने को घर में लाने के बाद उसकी सफाई करना, उसको धोना और उसको पकाना, मसालों के साथ भूनना, और उससे लेकर खाना और खाने के बाद बर्तनों को अच्छे से साफ कर रखना और व्यवस्थित करके रखना, ये पाक क्रिया के अंतर्गत आता है या फिर पाक कला के अंतर्गत आता है। और पाक कला के अंतर्गत आपको पता है कि खाना बनाने की विभिन्न प्रकार की विधियां होती है, उन विधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो ये जो गृह विज्ञान को कला के विषय में माना गया, इन 4 विषयों के अंतर्गत गृह विज्ञान को कला के रूप में माना जाता है, जो हम गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत इन चारों को सीखते हैं। यानी कि गृह प्रबंध करना, गृह कला, गृह सज्जा और पाक कला। तो ये गृह विज्ञान का एक कलात्मक पक्ष को दर्शाता है। विज्ञान, गृह विज्ञान विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखने का कारण ये सब विषय है। यानी कि जिस विषय का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किया जाए उस विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। विज्ञान सदैव तथ्यों का अध्ययन करता है, कार्य कारण संबंध को ज्ञात करता है, उसके बाद ही इसके सिद्धांत बनाए जाते हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत जिन जिन विषयों का अध्ययन किया जाता है उन विषयों के गुणों को देखते हुए हम गृह विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में भी रखते हैं। जैसे कि हमारा जो विषय है गृह विज्ञान के अंतर्गत आहार पोषण जो आपका यूनिट है, उस यूनिट में आपको आहार का पोषण, आहार का शोषण, पाचन और उसके अलावा आहार के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी कि इनके पोषक तत्वों के बारे में और उन पोषक तत्वों के क्या क्या कार्य है, उन पोषक तत्वों के हमारे शरीर में क्या हानि है और क्या लाभ है, इसके विषय में जानकारी दी जाती है। तो ये विज्ञान के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये विज्ञान के सिद्धांत के अंदर कार्य करता है। इसके अलावा गृह विज्ञान के अंतर्गत शरीर रचना की जानकारी भी दी जाती है। शरीर रचना यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं बाल विकास, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, इन अवस्थाओं के बारे
बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो एक शरीर रचना के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि बालावस्था में वृद्धि और विकास, किशोरावस्था में वृद्धि और विकास और शैशवावस्था में वृद्धि और विकास। तो ये शरीर रचना के अंतर्गत आता है, किस तरीके से हमारे शरीर की रचना होती है, या गर्भावस्था के अंतर्गत भी बच्चे का विकास किस तरीके से होता है, वो गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत आपको उसकी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा शरीर क्रिया विज्ञान का अध्ययन भी गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत किया जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि शरीर किस तरीके से मूवमेंट करता है, जिसको हम गत्यात्मक विकास कहते हैं। शैशवावस्था की जैसे गत्यात्मक विकास है, इसको आप आगे पढ़ोगे तो इन चीज़ों के बारे में आप गृह विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो इसको शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत ये आ जाता है। यानी कि शरीर किस तरीके से मूवमेंट प्रारंभ करता है, हिलना डुलना प्रारंभ करता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है वो हाथ अपनी मुश्किल से हिला पाता है, अपने पाँव को भी मुश्किल से हिला पाता है, लेकिन वो धीरे धीरे बड़ा होता है, कुछ सप्ताह में, कुछ मंथ में या फिर कुछ वर्ष में। इस समय अंतराल के बीच में उसकी एक्टिविटी बदलती जाती है। तो ये शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत हम इसमें सीखते हैं। या फिर विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व या फिर आहार को ग्रहण करने के बाद शरीर की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं गृह विज्ञान के विषय के अंतर्गत। तो ये भी एक वैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करती है, इसीलिए इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत जैसे हम एक सिंपल सा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, ये जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसका अध्ययन भी गृह विज्ञान में किया जाता है, तो इसलिए भी इसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के क्या गुण होने चाहिए, या फिर विभिन्न प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती है जो घर में घटित होती है या फिर अचानक हमारे आस पड़ोस में घटित होती है या फिर हमारी किसी फैमिली मेम्बर के साथ घटित होती है और उस समय हम उस स्थान पर मौजूद रहते हैं या फिर उपस्थित रहते हैं, तब हमें किस प्रकार से अपनी गतिविधि करनी चाहिए या फिर किस प्रकार से उस व्यक्ति को मदद देनी चाहिए, या फिर डॉक्टर के आने से पहले जो चिकित्सा की जानी चाहिए उस चिकित्सा के बारे में जानकारी हमको गृह विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है, जिसे हम गृह परिचर्या भी कह सकते हैं। गृह परिचर्या के अंतर्गत जैसे हमारे घर में किसी सदस्य की हालत ख़राब है या फिर उसको किसी प्रकार की बीमारी हुई है या फिर पड़ोस में किसी की तबीयत ख़राब है, तो उसकी देखभाल करना गृह परिचर्या के अंतर्गत आता है। गृह परिचर्या के अंतर्गत ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी दवाइयों से या फिर टैबलेट्स के माध्यम से ही इलाज करें। गृह परिचर्या के अंतर्गत हम उसे भोजन के माध्यम से भी उसका इलाज कर सकते हैं, यानी कि एक डाइटिशियन के रूप में कार्य करके हम उस बीमार व्यक्ति की सेवा करके उसके रोग को भगा सकते हैं या फिर उसकी सेवा कर सकते हैं। तो इसका अध्ययन भी हम गृह विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तो गृह परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी जो दी जाती है ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ही निर्भर करता है, इसीलिए इस विषय को भी विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे गृह विज्ञान विषय में जो प्रकृति होती है इसकी मतलब ये इन विषयों का जो समावेश है, इन विषयों का कुछ अंश समावेश, हम ये नहीं कह सकते कि संपूर्ण विषय इसमें समावेश है, इनका समावेश है, ये इन विषयों का कुछ अंश मात्र ही गृह विज्ञान में पढ़ाया जाता है, जो कि हमारे दैनिक दिनचर्या या फिर पूरे जीवन भर काम आता है। चाहे हम कलात्मक पक्षों का विकास करें गृह विज्ञान के अंतर्गत अपने अंदर, या फिर हम विज्ञान के पक्षों का अपने अंदर विकास करें, ये हमारे जीवन पर्यंत काम आने वाली चीज़ें हैं जो गृह विज्ञान की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इसी विषय को ही हम गृह विज्ञान के क्षेत्र में भी ले लेंगे, यानी कि क्षेत्र का मतलब होता है विस्तार, क्षेत्र का मतलब होता है विस्तार। जैसे इस लाइन का विस्तार इतना है, इस लाइन का विस्तार इतना है और इस लाइन का विस्तार इतना है, यानी कि सबसे ज़्यादा विस्तार इस लाइन का है और जैसे दिखने में पता चला इस लाइन का विस्तार सबसे कम है। उसी तरीके से इन विषयों को देखकर हम गृह विज्ञान के विस्तार को जान सकते हैं कि गृह विज्ञान कितना विस्तृत है। इसके अलावा हम जो गृह गणित
गृह अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं, ये गृह विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। यानी कि घर में कैसे खर्च करना है, कैसे बचत करना है, कैसे बजट बनाना है, और इसको हम गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा गृह गणित के माध्यम से इसका हिसाब किताब रख सकते हैं। तो इस लाइनों के माध्यम से मैं आपको ये दर्शाना चाहती हूँ कि गृह विज्ञान का विषय बहुत व्यापक है, यानी कि ये बहुत अधिक फैला हुआ है। क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके प्रकृति के अंतर्गत या फिर इसके क्षेत्र के अंतर्गत इस विषय को व्यापक श्रेणी में लिया जा सकता है, यानी कि ये इसका विस्तार बहुत विस्तृत श्रेणी में है। गृह विज्ञान के विषय के बारे में, उनके तत्व और प्रकृति और क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम गृह विज्ञान विषय के महत्व के बारे में जानेंगे। गृह विज्ञान का महत्व, जैसे उसका क्षेत्र व्यापक है उसी तरीके से इसका महत्व भी व्यापक है। आपको पता ही है, जो आप छात्राएं हैं वो कल की गृहिणियां बनेंगी, माताएं बनेंगी। तो इसी तरीके से जब आप पे संपूर्ण विकास होगा तो आप अपने परिवार के सदस्यों का और अपने समाज का संपूर्ण विकास करोगे। तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसके क्षेत्र के व्यापक होने के कारण ही इसका महत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा जो छात्राएं हमारे स्कूल में पढ़ती है, गृह विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोजगार प्राप्त कर सकती है अपना सर्वांगीण विकास करके। तो सबसे पहले हम अपने महत्व के बारे में जानेंगे। समय, श्रम एवं व्यय इत्यादि की बचत में सहायक। जो गृह विज्ञान का अध्ययन है, फर्स्ट में हमारा ये करता है समय, श्रम एवं व्यय आदि की बचत में सहायक है। जैसे कि अगर गृह विज्ञान के अध्ययन से हमें जो घर में प्रयुक्त होने वाली मशीनों का अध्ययन किया जाता है, जिससे हमारे समय की बचत होती है या और श्रम की भी बचत होती है और व्यय भी कम होता है। जैसे कि हम सिलाई कढ़ाई सीखते हैं या फिर आहार पोषण विज्ञान के बारे में सीखते हैं और संतुलित भोजन हम अपने परिवार के सदस्यों को देते हैं, जिससे उनमें रोग नहीं आता है या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हमारी दवाइयों का खर्च बच जाता है, जिससे हमारी बचत हो जाती है। और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो घरेलू मशीनों को यूज करना या फिर उसको प्रयोग करने के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो हमारे समय की भी बचत होती है। जैसे सिलाई भी आप सीखते हो, कढ़ाई भी आप सीखते हो, किसी को बनाने के लिए, देने के लिए हमारे समय का भी बहुत वेस्ट हो जाता है। और जैसे आप एक सूट सिलने के लिए हम भी देते हैं, बार बार या फिर उसको पहुंचाने जाना पड़ता है कि सिलवा दो और लेने के लिए जाओ। अगर हमको खुद आता है तो हम कपड़ा खरीद के खुद घर में बना सकते हैं और हमें कहीं और जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और विभिन्न प्रकार के जो आप खाद्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ के माध्यम से जो आप भोजन तैयार करते हो, वो भोजन आपको घर में ही बनाना आता है। आपको चाउमीन बनाने का खाने का मन है, पिज़्ज़ा खाने का मन है या फिर मोमोज़ खाने का मन है, आपको खुद बनाना आता है, तो आप घर में ही बना सकते हो। तो इससे आपके व्यय में और समय में भी बचत हो जाती है। तो गृह विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से हम समय, श्रम और धन में बचत कर सकते हैं। और दूसरा आपका आ जाता है आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान अर्जित करने में सहायक। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आहार एवं पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमें इसमें आहार नियोजन और आहार के पोषक तत्व, आहार एवं पोषण विज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत हमें पोषक तत्वों की संपूर्ण जानकारी, संतुलित आहार की संपूर्ण जानकारी और प्रत्येक पोषक तत्व की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। और इस जानकारी के माध्यम से हम पोषक पदार्थों को संतुलित मात्रा में ग्रहण करते हैं और जिससे हमारा शारीरिक विकास अच्छी गति में होता है। तीसरा महत्व गृह विज्ञान का आपका है स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान प्राप्ति में सहायक। स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान प्राप्ति में सहायक यानी कि अब सबसे पहले मनुष्य का धन, जो सबसे बड़ा धन है, वो हमारा स्वास्थ्य ही है। स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए और शरीर की क्रियाओं को मजबूत बनाने के लिए और गत्यात्मक विकास को मजबूत बनाने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह विज्ञान में विभिन्न प्रकार
की शिक्षाएं दी जाती है, जैसे कि स्वास्थ्य सफाई के बारे में जानकारी दी जाती है। हमारे स्वास्थ्य और सफाई का एक दूसरे से महत्वपूर्ण संबंध रहता है, और स्वास्थ्य और सफाई रहेगी तो स्वस्थ हम अपने आप ही रहेंगे। शरीर संबंधी जानकारी प्राप्त हमें ऐसे होती है कि जैसे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए या फिर सौंदर्यात्मक विकास के लिए किस तरीके से हमें अपनी कार्य योजना तैयार करनी चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत मिलती है। चौथा है मातृकला एवं शिशु कल्याण के ज्ञान प्राप्ति में सहायक। मातृकला एवं शिशु कल्याण, माताएं ही हमारे पूरे परिवार की नींव होती है, या पूरे परिवार का स्वास्थ्य का मुख्य राज माता को ही मानेंगे। तो माता के स्वास्थ्य की देखभाल करना भी जरूरी है। तो इसका ज्ञान हम गृह विज्ञान के अंतर्गत देते हैं, जैसे गर्भवती स्त्री के लक्षण, गर्भवती स्त्री के स्वास्थ्य, आहार व्यवस्था या फिर स्वास्थ्य रक्षा तथा छोटे बच्चों की आवश्यक देखभाल और उनके वृद्धि विकास के लिए उनकी खाद्य सामग्री या फिर आहार सामग्री के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है गृह विज्ञान के अंतर्गत। पांचवा महत्व इसका आ जाता है आर्थिक नियोजन की शिक्षा में सहायक। आर्थिक नियोजन मतलब हमारे आर्थिक पक्ष को मजबूत करना। गृह विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से हम अपने आर्थिकी स्थिति को मजबूत बना सकते हैं, जैसे विभिन्न कार्यों के माध्यम से हम धन अर्जित भी कर सकते हैं और विभिन्न कार्यों को खुद करके उसका नियोजन भी कर सकते हैं। तो गृह विज्ञान के अंतर्गत इसकी शिक्षा दी जाती है। छठा है आपका क्रय विक्रय तथा मितव्ययिता के ज्ञान में सहायक। क्रय विक्रय, जैसे एक गृहिणी है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, उसने एक दुकान में एक रेट पूछा और उस सामग्री को खरीद के ला गई, चाहे वो गुणात्मक रूप से या गुणात्मक रूप से किसी भी प्रकार का हो, उस स्त्री को मितव्ययी स्त्री नहीं कहेंगे। लेकिन गृह विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से हम एक स्त्री को क्रय विक्रय में सक्षम तथा मितव्ययी भी बनाने में सहायता पहुंचा सकते हैं। आपका सातवां है वस्त्र तैयार करना तथा रख रखाव में सहायक। गृह विज्ञान के अध्ययन के रूप में आप लोगों को जो जानकारी दी जाती है कि वस्त्र को कैसे तैयार करना है, यानी कि जैसे छोटी क्लासेस में आपको जैसे समीज बनाना, फ्रॉक बनाना, पैजामा बनाना सिखाया जाता है, या फिर बड़ी क्लासों में एप्रन बनाना सिखाया जाता है, सूट बनाना सिखाया जाता है। तो इस तैयार करने के साथ साथ हमें ये भी सिखाया जाता है, जैसे रख रखाव है, तो रख रखाव में जैसे विभिन्न प्रकार के फैब्रिक है या फिर तंतु है, जैसे ऊनी, रेशमी और नायलॉन, इस तरीके के वस्त्रों के रख रखाव को कैसे करना चाहिए, यानी कि इसकी धुलाई कैसी होनी चाहिए, इसको कैसे सुखाना चाहिए, इसको कैसे रखना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी गृह विज्ञान के अंतर्गत दिया जाता है। गृह विज्ञान विषय का आठवां महत्व है शारीरिक श्रम एवं सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न होना। गृह विज्ञान के अध्ययन के माध्यम से शारीरिक श्रम, यानी कि जो कार्य करते हैं उस कार्य के माध्यम से जो हमारा शरीर कार्य करता है, उसके माध्यम से कार्यों में रुचि उत्पन्न करना। और शारीरिक श्रम के माध्यम से ही बालिकाओं में रुचि एवं इच्छा जागृत होती है, जो जीवन भर उसके लिए लाभप्रद होती है। आठवां हमारा है, नौवां है महिलाओं के लिए गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व। महिलाओं के लिए व्यावसायिक महत्व गृह विज्ञान का बहुत अधिक है। गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं विभिन्न व्यवसायों जैसे कि आंगनबाड़ी, बालवाड़ी शिक्षिका, समाज तथा ग्राम सेविका, प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका, परिवार कल्याण निर्देशिका, पोषण परामर्शदात्री तथा विद्यालयों में गृह विज्ञान अध्यापिका आदि व्यवसायों के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए जब गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारी पढ़ाई हुई है तो इन विषयों में अगर रोजगार उत्पन्न होते हैं तो सबसे पहले उन बच्चों को महत्व दिया जाता है जिन बच्चों ने गृह विज्ञान के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूर्ण की है।
10वां महत्व गृह विज्ञान विषय का इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इसमें परिवार के अन्य सदस्यों के लिए महत्व, यानी कि ये परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हम विभिन्न कार्यों में कौशल प्रदान करने वाले शिक्षा देते हैं। जैसे कि परिवार के अन्य सदस्यों के माध्यम से अगर वह किसी भी प्रकार की नौकरी नहीं करता या फिर किसी प्रकार के उद्योग धंधों को चलाने के लिए उसके पास बड़ी पूंजी नहीं है, तो घर से के माध्यम से ही वो अपने कार्यों को प्रारंभ करके अपने कार्य को प्रारंभ कर सकता है और अपने धन अर्जन कर सकता है। क्योंकि आधुनिक नगरीय परिस्थितियों में पारिवारिक व्यवस्था पर्याप्त बदल चुकी है। अब गृह व्यवस्था एवं गृह संचालन में परिवार के सभी सदस्यों का योगदान होना आवश्यक हो जाता है। इस स्थिति में परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए गृह विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह व्यावसायिक क्षेत्रों में भी अब लड़कों के लिए कुछ ऐसे व्यवसाय उपलब्ध है जिनके लिए गृह विज्ञान का ज्ञान आवश्यक एवं उपयोगी होता है। जैसे कि आप देखते हो होटल में जब खाने के लिए हम जाते हैं, खाना बनाने वाला वहाँ कोई लड़की नहीं लड़का होता है। या फिर जब आप किसी टेलर से कपड़ा सिलने के लिए जाते हो, मैक्सिमम आप टेलरों को देखते हैं कि वो भी लड़के ही होते हैं। तो इस तरीके से गृह विज्ञान के विषय का अध्ययन के माध्यम से लड़कियां ही नहीं, लड़के भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।